Hello, founders and aspiring founders. Welcome to the new episode of Investor Series at Startup Studio. Anybody can build. इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है फॉर एनी स्टार्टअप फाउंडर टू एक्चुअली नेविगेट द जर्नी, और उस जर्नी को आसान बनाने के लिए, आपको बेहतर समझाने के लिए आज हमारे साथ इस इन्वेस्टर सीरीज़ में तुषार कंसल जी हैं, हु इज़ एन एंजल इन्वेस्टर holding significant investments into the 6 portfolio companies. Along with the investor, connected with 450 plus investment corporations, including angel networks, syndicate companies, VC firms, HNIs, corporate networks, and actively engaged in the financial advisory of Loyal VC, which is a Canadian VC firm. So I think with this particular kind of expertise with us, it would be great to welcome तुषार जी on this particular show. और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ हमारा जो ये डिस्कशन है वो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा अपने स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट जर्नी को ईजिली नेविगेट करने के लिए. सो वेलकम तुषार जी. Thank you, Vivek ji, for having me. It is always a pleasure to be at Startup Studio at IID, and I'm very happy to be here. Thank you. So, Tushar ji, since you yourself is an investor, and होता ये है कि as an investor, जैसा हम अक्सर देखते हैं कि you might be experiencing and might be getting whole lot of pitch decks, which is one of the most common thing जो startup founders और startup ecosystem में use होता है. So हम यहीं से शुरू करते हैं, which is a very common thing. Every startup starts with somewhere with the pitch deck. So how do you see a pitch deck when you receive any deck in your mail inbox or in your WhatsApp chat or anywhere? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये. और एक पिच डेक के अंदर मैं मोटे मोटे तौर पे तो 12-13 चीज़ें होती हैं जो देखते हैं हम. लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो जो चीज़ हम कई साल पहले देखते थे वही चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे कि अभी जो स्टार्टअप का बिज़नेस है वो अभी क्या कर रहा है. अभी अगर उसने 1 साल में या 6 महीने में 50-60% की ग्रोथ की हुई है, बहुत ही लो बेस के ऊपर से, इसका मतलब वो ऑलरेडी कुछ करके दिखा रहा है. तो एक चीज़ वो है. दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहा है उसमें अभी ठहराव है या फिर वो मार्केट एक्चुअली में कुछ कर रही है. जैसे कि कोविड आया तो सब ऑनलाइन एजुकेशन शिफ्ट हो गई, तो उस टाइम पे सारे लोग ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे. अगर उस टाइम पे कोई कंपनी आई और वो कहती है कि हम ऑनलाइन करेंगे और ऑफलाइन में एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी प्लस चीज़ मानी जाएगी. और तीसरी चीज़ है वो टीम. क्योंकि मेन तो हम लोग फाउंडर के ऊपर ही पैसा लगाते हैं कि फाउंडर की क्वालिटी क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उससे कितना जुड़ा हुआ है, कि उस प्रॉब्लम को का दर्द वो समझता है या नहीं समझता. ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट में देखी जाएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. बाकी फिर और चीज़ें आती हैं कि अगले 5 साल में कैसे करेगा, अभी कितना पैसा माँग रहा है, उसको कैसे यूज़ करेगा, उससे कैसे रिटर्न जनरेट होगा. वो फिर देखने को तो फिर बहुत चीज़ें हैं जो और देख सकते हैं. वंडरफुल. तो जनरली जो एक इन्वेस्टर देखता है वो ही स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम कि समवेयर व्हाट इज दैट बिग प्रॉब्लम अ फाउंडर इज ट्राइंग टू सॉल्व, एंड कहीं ना कहीं दिस बिकम्स द कोर ऑफ एनी पिच डेक जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है. सो अभी रिसेंटली सिंस यू आर होल्डिंग, यू आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज, तो जैसे जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है that you think that should be somewhere in your interest areas of investment, और वो क्या क्या हो सकते हैं, so that जो भी founders अभी हमें देख रहे हैं या सीख रहे हैं, they should be clear exactly what are the areas, what are the problems, क्योंकि problems बहुत सारे हैं, challenges बहुत सारे हैं. देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो लोग जिनको हम वैनिटी प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, कि भाई अच्छी लग्जरी की ब्रांड्स नहीं मिल रहे. अब ये तो अगर इंडिया जैसी देश में देखा जाए जहाँ पे मास मार्केट इज़ द मेन मार्केट, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम को एक वैनिटी प्रॉब्लम बोला जाएगा. लेकिन आप एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ो, जैसे अभी दुनिया में इसराइल में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, और इराक में युद्ध हो चुका है. और एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, वो कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं जो कान के पीछे स्किन के अंदर लगते हैं. तो वो ऐसे बच्चों को और बड़ों को लगते हैं जिन्होंने कभी कोई ब्लास्ट की वजह से उनका कान वर्क नहीं कर रहा,
और कई बार थोड़े से वैसे भी और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से, तो वो कॉकलियर बड़े महंगे होते हैं क्योंकि सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो दुनिया में बना रही हैं। तो मैंने एक कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट किया था जो 50% डिस्काउंट पे कॉकलियर इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी लाई थी स्विट्ज़रलैंड से। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज ही देखो तो जितनी ऐसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं जहाँ पे इंजरी होती है, वहाँ पे अगर हम कोई हेल्थ का प्रोडक्ट यूज़ करने चलते हैं, तो वो सारे वो लाइसेंस्ड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो अगर उसके अंदर किसी को 50% डिस्काउंट पे इंश्योरेंस कवर्ड नया प्रोडक्ट मिल जाए, तो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर कोई बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है क्या? अब अगर आप देखें तो मोबाइल यूज़ करते करते हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतनी आदत पड़ गई है कि अगर कोई वेबसाइट आपको बिना एआई यूज़ करे, आपको अगर उससे डील करना पड़े वेबसाइट से, तो आपका माइंड कहेगा कि ये कितनी थकी हुई वेबसाइट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ज़ोमैटो पे जाते हो, उसको पता होता है कि आप यूजुअली क्या ऑर्डर करते हो, तो वही आपको ऊपर दिखाता है। उसको पता होता है कि आप कौन सी रेंज के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, घर के पास से करते हो या दूर से भी कर लेते हो, तो वही आपको ऊपर दिखाता है। फिर जब आप उसके बास्केट में डालते हो कुछ, तो उसके साथ में 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स दिखाता है जो उससे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और पूछता है कि ये दोनों भी चाहिए तो आप ले लो। फिर उसको पता है कि आप कूपन यूज़ करते हो तो 3 कूपन के वो ऑटोमैटिकली आपको दिखा रहा होता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बेसिक यूज़ है कि इंटेलिजेंट चॉइसेस दिखाना और अच्छी स्पीड से दिखाना। तो यही चीज़ हर जगह यूज़ हो सकती है। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज़ यूज़ कर सकती है। इंडियन रेलवेज़ में आप जाओ, लॉगिन करो, आपने जगह डाली, उस जगह के वो आपको पुरानी सारी जो आपने ट्रेन्स चूज़ करी थी उसकी चॉइसेस दिखा दे पहले। फिर दिखा दे कि इस हफ़्ते की कौन-कौन सी ट्रेन्स हैं और आपको टाइम के हिसाब से कौन-सी सूट कर रही है। फिर उसकी प्राइसिंग क्या है, आपको कौन-सी प्राइसिंग सूट करेगी। अगर उसने एआई यूज़ करके ये सब आपको दिखा दिया, तो आप तो जितनी आपकी लॉयल्टी बन गई उस वेबसाइट के लिए, वो लॉयल्टी को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से एआई इज़ वन थिंग जो अनअवॉइडेबल है। उसी तरीके से एग्री टेक के अंदर अगर इंडिया का देखा जाए, तो हर कोई ये कहता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हर कोई ये कहता है कि फार्मर गरीब है और फार्मर के पास छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, तो उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को मास अडॉप्ट कर सके। अभी मैं आईआईटी रोपड़ की पिचेज़ में था, उसमें एग्री टेक वाज़ द थीम। ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इतने सस्ते-सस्ते पॉइंट्स पे, प्राइस पॉइंट्स पे प्रोडक्ट्स बनाए हैं लोगों ने कि आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि मतलब ये प्रोडक्ट तो फार्मर खरीद सकता है। सॉइल टेस्टिंग हो गई या हाइड्रोपोनिक्स हो गया, मतलब तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो टेक्नोलॉजी तो एक ओवरराइडिंग थीम है और एआई उसके अंदर एक सब थीम है। और सिंस आजकल हर कोई 10 घंटे मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ है, स्मार्टफ़ोन के ऊपर, तो कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो स्मार्टफ़ोन को यूज़ करके कस्टमर तक रीच आउट कर रहा हो, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंज़्यूमर थीम है। वंडरफुल। और जनरली सही भी है कि देयर आर लॉट लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट इज इमर्जिंग, चाहे वो एआई हो, ब्लॉकचेन हो, वेब 3 हो, थिंग्स आर कमिंग अप, बट समवेयर टेक्नोलॉजी इज अ टूल, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट टू सॉल्व व्हाट प्रॉब्लम एट स्केल, दैट मेक सेंस। तो पिच टेक के बाद जैसे क्या है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन तो एक अनअवॉइडेबल फैक्ट है। समवेयर इफ द बिजनेस हैज़ टू इनोवेट एंड इट हैज़ टू रीच एट स्केल, तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन तो उसको करना होगा। सो एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू असेस कि अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर ये कहता है कि वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और इससे क्या होगा कि हम से फार्मर्स को क्रॉप सेंसिंग फैसिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है और वो ये कहता है कि ठीक है, कोई कैमरा ऑन करे और प्लांट लीव्स से उसको पता चल जाए कि ये बीमारी हो गई। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर मॉडल कम्स टू यू, देन हाउ डू यू असेस कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर मेरे जो कोलीग्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी में हाथ डाल रहे हो, तो उसका पेटेंट होना चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो सिर्फ़ इसलिए कि जितने टाइम तक वो प्रोडक्ट बिके, तो उससे इतने प्रॉफ़िट्स आएँ कि आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए आपको। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कोई कंपनी आई, स्टार्टअप आई, उसने बाहर का एक टेक्नोलॉजी पकड़ लिया और उसका इंडिया का लाइसेंस ले लिया और वो कहते हैं कि इसको हम इंडिया में चलाएँगे, आप हमें फंडिंग दो।
अब मेरे पास एक कंपनी आई थी, गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी। वो प्लास्टिक को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसी बहुत सारी चल रही हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्लास्टिक के वॉल्यूम से कंपेयर करके जितना वो पेट्रोल बनाता है, ये उसका 75% बनाता है, बाकी सब 50% बनाते हैं। तो वो मशीन की एक वैल्यू थी, मतलब कि ये आज अगर मास मास स्केल पे लग जाए, तो इंडिया तो पेट्रोल डेफिशिएंट, ऑयल डेफिशिएंट नेशन है, कंट्री है, सारा इंपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है। तो अगर इस टेक्नोलॉजी को आपको बाहर से लीज़ भी करना पड़े, मेरे हिसाब से तो एक वायबल स्टार्टअप खड़ी हो सकती है और उसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि स्वदेशी जिसको कहते हैं कि आप 100% अपने देश में बनाओ, वो आज के परिवेश में सही नहीं बैठता। बिकॉज़ कोई भी एरोप्लेन भी ले लो या कार भी ले लो, तो वो एक सप्लाई चेन से आता है। बिल्कुल। तो आप अगर आज एक एरोप्लेन बना सकते हो जिसमें आप दूसरे देश के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, तो क्यों ना करो, अगर वो बेटर प्रोडक्ट है तो मेरी सोच तो ये कहती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी आपको सस्ते में ऑफ द शेल्फ मिल रही है और उसको यूज़ करके कोई आप एक ऐसा प्रोडक्ट दे पा रहे हो जो यहाँ का कंज्यूमर उस चीज़ के लिए पैसे देने को रेडी है, तो इट्स ऑल्सो अ वायबल बिजनेस। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि टेक्नोलॉजी को आप असेस कैसे करते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, जिनके साथ हमारे दे आर ऑन आवर पैनल बेसिकली। तो जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम उसको ड्यू डिलिजेंस, एक छोटे लेवल का ड्यू डिलिजेंस हम उनसे करवा लेते हैं प्रोडक्ट कि और टेक्नोलॉजी लेवल पे भी। हाँ, कि वो जेन्युइन है या नहीं। बिकॉज कई बार जेन्युइन कंपनीज बहुत जेन्युइन आती हैं हैदराबाद से, बैंगलोर से, गुड़गांव से और नोएडा से भी काफ़ी कंपनीज हैं, बट जेन्युइननेस तो देख चेक करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ होता गया, इट बिकम्स कॉपी, मी टू प्रोडक्ट्स, मी टू कॉपी है और टेक्नोलॉजीज। कुछ प्लेटफॉर्म ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, लोग उसके ऊपर थोड़ा सा कस्टमाइज करके आपको कह देते हैं कि हमने ये जेन्युइन टेक्नोलॉजी सो बनाई है। कहीं ना कहीं मैं ये एसेस कर पा रहा हूँ कि होता क्या है कि जितना एक फाउंडर्स का रोल क्रिटिकल होता है एक वेंचर को बिल्ड करने में, इन्वेस्टर का रोल भी कम क्रिटिकल नहीं है टू एक्चुअली फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द राइट टीम, राइट प्रोडक्ट, राइट कंपनी टू एक्चुअली पुट मनी इन। रीज़न इज सिंस आप एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं और ये माना जाता है कि एंजल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा रिस्की फेज़ है। बिल्कुल। ठीक है, वाइल द वेंचर गोज टू नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग विथ हायर वैल्यूएशंस, अगर वो वीसी में जाते हैं तो दैट इज़ लेस रिस्की बिकॉज दैट हैव मस्ट प्रूवन बिजनेस मॉडल। तो एंजल इन्वेस्टमेंट में इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप कैसे इसको मिटिगेट करते हैं, एंड विच कैन हेल्प द फाउंडर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ वी शुड एक्चुअली मूव एंड थिंक टुवर्ड्स रेजिंग द एंजल इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि आप ट्रस्ट करो बट वेरीफाई करो। तो आप शुरू में छोटा पैसा डालो, पुट इन स्मॉल मनी, और एक ग्रुप बना के डालो, ग्रुप ऑफ एंजल्स बना के। हाँ, एक सिंडिकेट, एक कंसोर्शियम बना के डालो। और अगर आपको दिखे कि हाँ ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट राउंड में थोड़ा ज़्यादा डालो। आप पहली चीज़ तो आपको थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे टीम वर्क कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि लीगली आपको जो क्लॉजेज डालते हो आप अग्रीमेंट के अंदर, आजकल तो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जो सैम्पल अग्रीमेंट पड़ा हुआ है, अगर आप उसको देखो, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है। उसके अंदर तो क्लॉ बैक क्लॉज भी है कि अगर कल को फाउंडर जेन्युइन नहीं निकला, या उसमें कोई ट्रस्ट वाले इश्यूज निकले, या उसने कुछ कमिट किया है लेकिन वो पूरा नहीं किया, आप इक्विटी वापस ले सकते हो कोर्ट में जाके। अच्छा। तो तो लीगली आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ऑल्दो मैं ये कहता हूँ कि देखो, इन्वेस्टर और फाउंडर भी एक जोड़ी है, तो आपस में काम तो ट्रस्ट बेसिस पे ही होता है। लेकिन लीगली प्रोटेक्ट करने से ये होता है कि एटलीस्ट नोबडी विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। और दूसरी बात ये है कि आपके पास फिर जेन्युइन लोग आएंगे जो जिनको पता है कि दे आर डूइंग जेन्युइन वर्क। और तीसरा ये है कि आपको जिस फील्ड की थोड़ी समझ हो, आप उसके अंदर पैसा डालो। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी तो एआई की वो चल रही है तो मैं एआई में डाल दूंगा। भाई, अगर आपको कंज्यूमर की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको मार्केट की समझ है, तो आप कंज्यूमर में डालो, उसमें भी जेन्युइन बिजनेस बनेगा। अभी थर्ड वेव कॉफ़ी आई हुई है,
कैफ़े कॉफ़ी डे थोड़ा डाउन चला गया है जब से उनके फाउंडर की डेथ हुई है। लेकिन देखो थर्ड वेव इज़ डूइंग वेरी वेल। तो अगर आप उसका बैकग्राउंड देखोगे तो कैफ़े कॉफ़ी डे की ही मैनेजमेंट टूट के और उन्होंने बनाई है और वो उसको करके चला रहे हैं। तो दे आर पीपल ऑफ द ट्रेड, उस ट्रेड को समझते हैं। तो उसी तरह से इन्वेस्टर को भी ही हैज़ टू बी अ मैन ऑफ द ट्रेड। And how does a startup founder identifies कि whom to actually reach out, whom to pitch? Because that is also a problem. The reason is बहुत अक्सर होता क्या है कि जनरली कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, तो स्टार्टअप फाउंडर्स यूजुअली ये सब काफ़ी प्रमोटेड हैं, दे बिल्ड द प्रोफाइल्स और होता क्या है कि बहुत सारे एक पिच डेक बनाया एंड स्टार्ट रीचिंग कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कम्युनिकेशन टू एंजल इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर प्रोफाइल है, हाउ शुड दे असेस कि दिस इज अ पर्सन whom I should actually send out my initial communication while I am looking to raise fund. तो ये वो कैसे assess करें? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ज़्यादातर ये लोग ये सोचते हैं कि द मनी डज़ नॉट हैव एनी कलर, मतलब पैसा आ रहा है तो भाई जिससे भी ले लो। बट ये एक्चुअली सही नहीं है। आपको तीन चीज़ें होती हैं जो एक इन्वेस्टर टेबल पे ला सकता है। तो एक तो कैपिटल है जो पैसा ला रहा है, दूसरा है रिलेशनशिप। हो सकता है वो आपके लिए बिजनेस ले आए, या आपको अगर बिजनेस साइड में नहीं तो फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अपने नेटवर्क से ला के दे दे। तो एक वो अपना नेटवर्क आपके लिए खोल सकता है। और तीसरा होता है मैनेजमेंट नो हाउ, कि आप एक रिटेल कंपनी बनाने चले और आपके पास एक रिलायंस रिटेल का सीनियर आदमी है, उसने पैसे डाल दिए। उसके पास जो नॉलेज है उससे आप कितनी गलतियां करने से बचोगे। आपको पता है वेयर हाउस कहाँ खोलना है, किस रेट पे खोलना है, मेरे को कौन से मॉल में जगह लेनी चाहिए, उस पर कितना किराया देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मेरे को कितने टाइम का लीज साइन करना चाहिए। और अच्छा, फिर ये सब चीज़ें करने के लिए रिलेशनशिप्स, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप्स, टेक्नोलॉजी के लोगों को किस रेट पे पकड़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें एक मेंटर कह लो या एक इन्वेस्टर भी खोल सकता है। इन्वेस्टर को जब आप रीच आउट करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो 3 साल से 5 साल के लिए पैसा डाल रहा है आपकी कंपनी में, तो वो एक पार्टनर बन के आ रहा है। और अगर फॉरेन है तो फॉरेन वाले तो और लंबा डालते हैं, 8 साल 10 साल। इंडिया थोड़ा सा कम टाइम के लिए डालते हैं। तो अगर वो पार्टनर बन के आ रहा है तो वो आप कोल्ड कॉलिंग करके उसको अगर एक्सेस करोगे तो वो क्या सोचेगा कि आपकी क्या सीरियसनेस है उसको लेके। तो बेस्ट यही होता है कि जो इन्वेस्टर ने कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है उसके फाउंडर्स के से आप रीच आउट करो और उनको बोलो मुझे एक रेफरेंस दे दे इन्वेस्टर से मिलवाने के लिए, बिकॉज वो फाउंडर रेफरेंस दे रहा है इसलिए इन्वेस्टर उसको सबसे सीरियसली लेता है। वार्म इंट्रोज। राइट, वार्म इंट्रोज से काम होता है उससे। क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट। राइटली आपने सही बात कही कि सिर्फ कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट नहीं है, होल लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर देयर टू टेक द कंपनी टू द नेक्स्ट स्टेज, जिस भी स्टेज पे हो। अब यहाँ पे जैसे एक जेन्युइन इश्यूज जो हम लोग फेस करते हैं, सिंस लॉट ऑफ फाउंडर्स दे रेज दिस पर्टिकुलर थिंग कि they say we are looking to raise 1 CR, 1.5 CR or 2 CR into the early stage, जहाँ पे उनका भी MVP या अर्ली लेवल ऑफ ट्रैक्शन या वैलिडेशन पे है। तो वहाँ पे हाउ दे शुड एसेस कि मुझे कितना आस्क होना चाहिए, एंड इज देयर एनी यूनिफॉर्मिटी और ये जेनरिक है? देखिए उसके लिए तो आप थोड़ा फाइनेंशियल मॉडलिंग या आपको आनी चाहिए, नहीं तो अपनी टीम में कोई फाइनेंशियल मॉडलर रखिए या फिर किसी कंपनीज को अप्रोच करिए जो बनाएंगे। तो जो 5 साल के प्रोजेक्शंस वाला मॉडल बनता है वो आपस में सारी शीट्स इंटरलिंक्ड होती हैं। तो उसमें सेंसिटिविटी भी होती है कि अगर ये कल को बिज़नेस 50% गिर गया तो जितना मेरे को पैसा उठाना था उससे मुझे अब कितना ज़्यादा उठाना पड़ेगा। बॉल पार्क फिगर अगर आप देखो तो 18 महीने का जो कैश बर्न है, कैश बर्न मतलब जितना पैसा आपको जेब से लगाना पड़ रहा है कंपनी को चलाने के लिए, जब तक उसके रेवेन्यू सेटल नहीं हो जाते, थोड़ा सा कैश फ्लो बढ़ नहीं जाता। तो 18 महीने का जो आपका रनवे है, कैश बर्न है, उतना पैसा आपको अभी के राउंड में रेस कर लेना चाहिए। क्योंकि क्योंकि फंड रेस करने में भी आप अगर सिर्फ 2 महीने रखेंगे अपने पास कि मैं तो 2 महीने के अंदर करना है नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो 2 महीने में आपको क्या है कि इन्वेस्टर के आगे दबना पड़ेगा, वैल्यूएशन पे दबना पड़ेगा।
तो आपको अपने आप को टाइम देना है कि मैं बिजनेस में टाइम लगाऊं, सिर्फ फंड रेजिंग में नहीं लगाऊं। तो आप 18 महीने का रनवे लेके उठाइए पैसे को, और उसकी जो एस्टिमेशन होती है वो नेचुरली एक स्टार्टअप और दूसरी स्टार्टअप में कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन अगर एमवीपी बन रहा है किसी कंपनी का और वो टेक्नोलॉजी का एमवीपी है, तो जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देते हैं कि इसको बनाने में कितने पैसे लगेंगे। मेरे हिसाब से अगर कोई ऐप है तो नेचुरली 2 ऐप भी सेम नहीं होती, बट अमाउंट जैसे आपने 1 से 2 करोड़ बताया, तो दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट फेज। जहाँ पे एटलीस्ट वो प्रोडक्ट को प्रोडक्टाइज करके और ट्रैक्शन तक शक्ल जा निकाल पाए, सके। शक्ल निकाल पाए। अच्छा, इसमें जब वो फंड रेज करते हैं तो जनरली क्या होता है कि देर आर होल लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ अवेलेबल टू द फाउंडर्स, बट यूजुअली क्या होता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म है जो शायद सबसे ज़्यादा जेनरिक है एंड एवरीबडी इज़ यूज टू इट। तो जनरली इक्विटी है, डेट है, अदर फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आजकल रिकरिंग रेवेन्यू पे भी फंड रेजिंग हो रही है। सो देर आर डिफरेंट आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ अवेलेबल। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा बता पाए फॉर ऑल दोज फाउंडर्स, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फाउंडिंग टीम होती है दे नेसेसरली उनके पास क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस को समझने वाला, इन्वेस्टमेंट को समझने वाला कोर टीम में हो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दे गेट इनटू अ लॉट ऑफ मेस। सो सिंस दे वुड बी रेजिंग समवेयर डाउन द लाइन, सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए ऑन ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स। सो एक तो हो गया कि आप डायरेक्टली कंपनी की एक वैल्यू लगा लो। सपोज़ आपका 1 करोड़ टर्नओवर है, आपने कंपनी की 10 करोड़ वैल्यू लगा ली, तो आपने शुरू में 20% इक्विटी दे दी और 2 करोड़ ले लिए। अब क्या होता है कि कई बार रेवेन्यू होता ही नहीं है, प्रोडक्ट बन रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट ओपन एआई टाइप का प्रोडक्ट है, इतना प्रॉमिसिंग है कि इन्वेस्टर इज़ अवेलेबल, और आपका सिंस बहुत प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि पैसा तो अभी आ जाता है, लेकिन उस पैसे के अगेंस्ट कितनी शेयर्स देने पड़ेंगे वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बाद में डिसाइड होता है। एक रेंज बन जाती है एग्रीमेंट के अंदर। तीसरा, आप आजकल ऑप्शंस जैसे आपने बताई, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग एक ऑप्शन अवेलेबल है खासकर कंज्यूमर कंपनीज़ के लिए। उसमें यह है कि सपोज़ आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हैं, अब आपका जो रेवेन्यू है वो पेमेंट गेटवे से आ रहा है, तो अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक कहेगा कि मुझे रियल एस्टेट दो, मुझे कोई प्रॉपर्टी दो, तब मैं लोन दूंगा। अब वो आपके पास है नहीं, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी हो, तो आप रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग ले लेते हो। तो वो क्या करता है कि आपको 1 साल का लोन दे देता है, और जो उसका इंटरेस्ट काटना होता है लोन का वो शुरू में ही काट लेता है पूरे साल का, और बाकी पैसे आपको दे देता है। अब उसका जो प्रिंसिपल वापस उसको लेना है, वो पेमेंट गेटवे में ही एक एस्क्रो अकाउंट लगा देता है। पहला उसका प्रिंसिपल वापस होता है हर महीने, फिर आपकी बाकी पैसे रेवेन्यू में आते हैं ऑफ कंपनी में। तो वो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो गई। उसी तरह से आजकल एक और फाइनेंसिंग चली हुई है, वो ये है कि सपोज़ आप कंज्यूमर कंपनी हो, तो जितना आपका रेवेन्यू है उसका 35% वो आपको अनसिक्योर्ड लोन दे देगा विदाउट एनी कोलेट्रल। लेकिन वो क्लॉजेज कुछ ऐसे साइन करवा लेगा आपसे कि मतलब आप उसको इंटरेस्ट रेट के अलावा भी कुछ एडिशनल रिटर्न दोगे बाद में। जैसे वेंचर डेट होता है, वेंचर डेट में क्या होता है कि अगेन आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देते उसको, वेंचर डेट कंपनी को, लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा वो कहता है कि अगर आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी तो मेरे पास कुछ वारंट्स हैं, मैं उसको शेयर में कन्वर्ट करके वहाँ से कुछ एडिशनल कमा लूँगा। तो अपने रिस्क को कवर करता है। तो ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल। और अगर थोड़ा सा भी आपने 3 साल का पूरा कर लिया आईटीआर, इनकम टैक्स रिसीट, 3 साल आपने फाइल कर लिए, उसके बाद तो इंडिया में बैंकिंग चैनल ओपन हो जाता है। उसके बाद तो हर बैंक आपके पीछे, आप ले लो। अगर लॉसेस हैं तो प्रॉपर्टी कोलैटरल दे के ले लो, अगर प्रॉफिट्स हैं तो आप अनसिक्योर्ड ले लो। और अगर आप प्रॉपर्टी देते हो कोलैटरल तो आपका इंटरेस्ट रेट 10 से 12% पड़ता है, कई केसेस में 9.5% भी पड़ जाता है। डिपेंड करता है आपके कोलैटरल कितना अच्छा क्वालिटी का है। और अगर अनसिक्योर्ड ले रहे हो जिसमें आप बैंक का रिस्क कवर नहीं कर रहे, उसमें फिर 14, 15, 16% वो ज़्यादा पड़ता है, 18% तक भी। सो जनरली होता क्या है कि
these are the good things. At least पता होना चाहिए कि इक्विटी ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, देयर कैन बी वेरियस वेज. मगर ये डेफिनेटली एक रिस्की जर्नी है फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो, फॉर द फाउंडर ऑल्सो. और जनरली यही एक पर्पज़ है कि bringing the investors on the table here so that they can share the journey, share some of the things that is very crucial for every startup founder. The reason is startup का पर्पस जो स्टार्टअप स्टूडियो के थ्रू है इज़ टू मेक इट इंक्लूसिव. और सिंस इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डोमेन है, रीज़न क्या होता है कि जब तक कोई भी स्टार्टअप फाउंडर एक इन्वेस्टर के कैपिटल तक नहीं पहुंचता है, टर्म शीट तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसके लिए हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अनअवेयर्ड हो, एंड ही और शी माइट बी लर्निंग इट फ्रॉम द अनएक्रेडिटेड सोर्सेज. सो इट्स वंडरफुल कि हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जो एक स्टार्टअप फाउंडर की होती हैं, इन्वेस्टमेंट का जो एक पार्ट है, क्रिटिकल एस्पेक्ट है, उसको आपने हमारे साथ शेयर किया, सो दैट कि जो भी फाउंडर कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी बिल्ड कर रहा है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर कि कहीं ना कहीं हमें एक अर्ली स्टेज एंजल फंडिंग रेज करना है, सो ही और शी can get the right kind of understanding and information through the investors like you जो हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करते हैं, and they can better manage their investment and the fundraising process with the credible investors जो हैं. रीज़न इज़ दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो आप अग्री करेंगे कि सिर्फ इन्वेस्टर और सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक क्रेडिबल फाउंडर और एक अच्छा इन्वेस्टर होना भी ज़रूरी है, ताकि वो एक रिलेशनशिप एक दुनिया को एक नया एक बेहतरीन प्रोडक्ट दे पाए. सो विद दिस आई थैंक यू तुषार जी कि आप ने अपना समय निकाला, और जनरली जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं who is building something somewhere across, they can get benefited with this particular series. और आप हमारे साथ हमेशा हैं. अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रेज कर रहा है, then we are going to help you through the credible network of investors with this startup studio. But these are the things that is very prominent and very basic fundamental things for anybody who is trying to build a startup across. Raising and fund is a very important and natural step. Every business will be requiring capital, but what is the fundamental of the capital, how an investor sees the investment for his portfolio companies, you also should try to understand. Just raising fund is not the whole thing. Understanding holistically is more important to make the relationship successful and moving together towards the bigger purpose. So thank you तुषार जी for this particular show, and we hope so कि आप सबको कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इन्वेस्टमेंट और एंजल इन्वेस्टिंग के आज तुषार जी के साथ यहाँ पे मिले होंगे. बाकी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दी एस्पायरिंग फाउंडर्स हु आर बिल्डिंग interesting globally competitive products at the startup studio for the support. Thank you.